बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले बेटा शुरू करते हैं हम आज की लैब को। आज हम टच करेंगे कि कुबरनेटिस क्या होता है। तो अभी तक जो हमारा सिस्टम रिवॉल्व कर रहा है वो भी डॉकर के अराउंड एंड अराउंड एंड अराउंड कर रहा है, ठीक है। तो हमने इनिशियली पहले देखा कि डॉकर होता क्या है, फिर उसकी नेटवर्किंग और परसिस्टेंट स्टोरेजेस वगैरह कैसे मैनेज की जाती है, इमेजेस कंटेनर्स कैसे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखी, फॉर एग्जाम्पल फास्ट एपीआई की, स्ट्रीमलेट की। देन फिर आप लोगों ने प्रैक्टिकली उस पर काम भी किया। अच्छा, अब हम आगे जा रहे हैं उस स्केल पे कि जहां पे अब इसको अगर हमने प्रोफेशनली डिप्लॉय करना हो किसी इन्वायरमेंट में, तो वहां पे डॉकर, अब आप बैठ के कमांडे लिखते रहे कि यार डॉकर अप कर दो, कंटेनर डाउन कर दो, तो ये काम इस तरह से नहीं होते प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में किसी और तरह से काम हो रहे होते हैं। और ये वो टेक्नोलॉजी जो मतलब आज हम टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ये इसका जो जन्म हुआ था वो गूगल के पास हुआ था। तो गूगल आपको पता है पूरी दुनिया को जिस तरह की सर्विस दे रहा होता है, तो उसके यहाँ कितनी कंप्लेक्सिटी होगी मुख्तलिफ चीजों के बारे में, ठीक है। तो उन्होंने अपने पास इस कुबरनेटिस को डेवलप किया था और देन अगेन उन्होंने फिर इसको ओपन किया। और वो टेक्नोलॉजी अब हम थोड़ा सा स्टडी करने लगे कि होती क्या है कुबरनेटिस और कैसे काम करती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और वो क्या बेनिफिट्स है जिनको गूगल जैसी कंपनी अपने पूरी दुनिया में जो फैले हुए जो सर्विसेज हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही थी, ठीक है। अच्छा, कुबरनेटिस को केट्स केएट्स भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक एक्चुअली ओपन सोर्स सिस्टम है और उसका काम क्या है, ये आपकी डिप्लॉयमेंट को, जो भी आपने सॉफ्टवेयर बना लिया ना, एक बार बना लिया, अब उसको डिप्लॉय करना है, उसको स्केल करना है। और स्केल करते हुए आपने कंटेनराइज्ड एप्स को यूज करना है, कंटेनर्स बने हुए हैं उन एप्स के, उनको यूज करना है। तो ये सारा काम, ये सारी एक्टिविटी जो होती है ना, ये सारी आपकी कुबरनेटिस कंट्रोल कर रहा होता है या मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ये करता ये है कि जो आपकी एप्लीकेशन के कंटेनर हैं उनको कुछ लॉजिकल यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आपका एक डेटाबेस का कंटेनर बनाया था आप लोगों ने अपने फाइनल वो जो मिड टर्म का लैब का एग्जाम था, और एक फ्रंट एंड का कंटेनर बनाया था, तो ये दोनों मिलकर आपकी एक लॉजिकल यूनिट बन गई कि जब भी आपकी एप्लीकेशन में चलना है तो उसको ये दोनों चीजें चाहिए होंगी तभी चलेगी ना। अगर आपके डेटाबेस नहीं है या आपका फ्रंट एंड नहीं है तो दोनों सूरतों में आपका वो सॉफ्टवेयर जो है वो रन नहीं कर पाएगा। तो ये आपके उन सॉफ्टवेयर्स को, कंटेनर्स को लॉजिकल यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं और देन उनकी फिर मैनेजमेंट करता है डिफरेंट हवाले से, ठीक है। 15 साल के मुसलसल प्रोडक्शन के वर्कलोड को गूगल पे जब मैनेज किया गया तो उसके बाद जो उन्होंने अपने पूरे सिस्टम का जो सोल्यूशन निकाला था वो कुबरनेटिस था, ठीक है। और देन उन्होंने फिर इसको ओपन सोर्स कर दिया और अब एक प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसको हैंडल कर रही होती है, लेकिन एक्चुअली इसका जो बर्थ है वो गूगल के हेडक्वार्टर्स में या उनके वो जो भी सिस्टम है वहां पे होता है। अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? एक तो ये है कि यार अगर आपके मिलियंस में भी कंटेनर हो ना, तो उसको मैनेज करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कि जिस वक्त फॉर एग्जांपल देखो होता क्या है, जब पाकिस्तान में सुबह होती है तो नेटवर्क के ऊपर लोड और तरह से पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। कि मतलब ऑफिस ओपन होते हैं तो वो नेटवर्क का लोड बढ़ जाता है, लोग नेट यूज करना शुरू कर देते हैं। यहाँ यूएसडी में नेट यूज हो रहा है, तो और काम हो रहे हैं, बैंक चल पड़े हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं सिस्टम का, तो इंटरनेट के ऊपर लोड आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। ग्रेजुअली जब सपैर होना शुरू होती है तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोड डाउन होता है, बिकॉज अब जो दिन में जो मेजर काम होता है वो 10 से 12 के टाइम पे हो रहा होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता एक्टिविटीज कम होना शुरू हो जाती हैं। देन फिर 5 बजे के बाद जब लोग घर पहुंचते हैं ना, या आप लोग स्टूडेंट्स हैं आप घर जाते हैं, तो कोई बंदा एंटरटेनमेंट देख रहा है, कोई बंदा वीडियोस देख रहा है, कोई टोरेंट से कोई चीज डाउनलोड कर रहा है, कोई और तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो क्या होता है कि आपके नेटवर्क के ऊपर फिर एक ह्यूज स्पाइक आती है जो सुबह वाली से आमतौर पर ज्यादा होती है, ठीक है। वो रात को 12-1 बजे तक चलेगी। उसके बाद लोग सोना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेट के ऊपर फिर लोड कम हो जाएगा और वो सुबह 6-8 बजे तक वही सिलसिला चलेगा उसके बाद। इसी तरह से ना, जो कंपनीज होती हैं वो सर्वर्स को मैनेज करती हैं। फॉर एग्जाम्पल गूगल है और गूगल पाकिस्तान है, हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। तो क्या होगा कि सुबह सुबह जब लोग उठेंगे तो उठने के बाद अपनी ईमेल चेक करना शुरू कर देंगे। तो बिलफर्ज पाकिस्तान की आबादी अगर बिलफर्ज 1 करोड़ है तो 1 करोड़ में से 10 लाख लोग अपनी ईमेल चेक कर रहे होंगे, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो गूगल के पाकिस्तान के सर्वर के ऊपर 10 लाख लोगों का लोड आ गया, ठीक है। फिर थोड़ा दिन आया तो वो लोड रह के 4 लाख रह गया, यानी कि 12-1 बजे से लेके 5 बजे तक वो तकरीबन 4 लाख यूजर एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। शाम को 5-6 बजे के बाद जब लोग घर जाते हैं वो फिर दोबारा से अपनी ईमेल चेक करते हैं, यार कोई ईमेल तो नहीं आई हुई, तो शाम को फिर लोड वो 8-9 लाख को पहुंच जाता है और रात को वो बिल्कुल ही कम हो जाता है। कोई कोई लोग होंगे जो रात के टाइम पे 2 बजे 3 बजे ईमेल चेक कर रहे हो, तो शायद उस वक्त 50,000 लोगों का लोड हो। तो गूगल
अपनी मैनेजमेंट के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा होता है, क्योंकि आपको पता है ये सारे टास्क जब चलते हैं तो कंप्यूटर पे चल रहे होते हैं, कंप्यूटर पावर कंज्यूम करते हैं। फिर जब वो चलते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो हीट जनरेट होती है, तो उनको ठंडा रखने के लिए इलेक्ट्रिसिटी भी इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है, वो एसीज वगैरह और कूलिंग सिस्टम्स के ऊपर। तो ये अच्छा खासा एक बिल ऐड हो रहा होता है। तो वो क्या करते हैं कि जो ही सुबह होती है और उनको पता होता है कि 10 लाख का लोड आ रहा है ना, तो वो जो आपके जीमेल के सर्वर है ना, उनकी तादाद 100 कर देते हैं, ठीक है। जब दिन को थोड़ा लोड कम हो जाता है 2 बजे, तो वो 100 की जगह 50 सर्वर ऑन रहने देते हैं, बाकी 50 को शट डाउन कर देते हैं, ठीक है। फिर शाम को 5 बजे जब लोड दोबारा बढ़ना शुरू होता है, तो लोड के हिसाब से वो 50 से 60 सर्वर ऑन होते हैं, 60 से 70 सर्वर ऑन होते हैं, 70 से 80 सर्वर ऑन होते हैं। और इस तरह होते होते शाम को बिलफर्ज वापस 100 पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। और रात को 12-1 बजे वो 50 सर्वर पे चले जाते हैं। और रात को 3 बजे ना उनके सिर्फ 10 सर्वर चल रहे होते हैं जीमेल, जो सुबह 8 बजे तक 10 सर्वर ही चलते रहते हैं। और फिर जो ही 8 बजे के बाद लोड स्टार्ट होता है, तो वापस 10 से उनको 100 पे ले जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, उनकी पावर बच रही होती है। 10 सर्वर चलाने में जितनी बिजली खर्च होगी, 100 सर्वर चलाने में उससे 10 गुना ज्यादा बिजली खर्च हो रही होगी। 10 सर्वर की जनरेट की भी हीट को कूल करने के लिए जितना एसी या कूलिंग की रिक्वायरमेंट होगी, वो 100 सर्वर में उससे 10 गुना ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो इस तरह से इनका ना स्केलिंग चल रही होती है, इनकी जो सर्वर्स होते हैं। अब वो सर्वर एक्चुअली कंटेनर बेस्ड होते हैं, जो आपके डॉकर के कंटेनर थे, ठीक है। तो होता उनके पास भी ये कि वो डॉकर के कंटेनर बने बनाए हैं, जूं जूं लोड बढ़ता है वो साथ साथ कंटेनर अप करते चले जाते हैं, जूं जूं लोड कम होता है साथ साथ कंटेनर डाउन होते चले जाते हैं। अब अगर आप एक बंदा बिठा ले, जो उसके सामने चार्ट आ रहा हो, वो लोड देखे, उसके हिसाब से वो कहे जी डॉकर अप, डॉकर डाउन, डॉकर अप, डॉकर डाउन करता रहे, तो ये तो बड़ा टीडियस काम हो जाएगा, ठीक है। तो इस काम की स्केलिंग की जो आपकी फैसिलिटी होती है, वो कुबरनेटिस आपको प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप ऑटोमेटिक स्केलिंग बता दें सिस्टम को। सिस्टम के ऊपर जितना लोड आ रहा है, वो उसके हिसाब से उतने कंटेनर्स अप कर देगा। जितना लोड डाउन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली कंटेनर्स उतने कम करता चला जाएगा। तो आपकी एक ऑटोमेटिक मैनेजमेंट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन की स्केलिंग के हिसाब से। फिर आपका आउटग्रो, कि आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप अपनी जितनी मर्जी कम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो, आप उन सब का यूनिट बना लें। फॉर एग्जाम्पल हमने तो एग्जांपल दी थी ना, आपके उस पर सिर्फ दो आ रहे थे, वो जो सर्वर से। फॉर एग्जाम्पल आपने एक सर्वर ऑथेंटिकेशन का लगा लिया, ठीक है, यूजर्स की ऑथेंटिकेशन का एलडैप सर्वर लगा लिया अपने एप्लीकेशन को। तो अब आपके 3 सर्वर हो गए, एक एलडैप का सर्वर हो गया, एलडैप का कंटेनर हो गया, और एक आपका फ्रंट एंड वाला था जिसमें स्ट्रीमलेट चल रही थी, और एक बैक एंड वाला था जिसके अंदर आपकी डेटाबेस चल रही थी। तो आपके 3 सर्वर हो गए। और इस तरह से अगर आपने 3-4 और थर्ड पार्टी चीजों को यूज किया हुआ है, तो उनके भी शायद ऐड हो जाए। तो जितनी मर्जी कंप्लेक्स एप्लीकेशन हो जाए, आपने क्या करना है, उनका एक लॉजिकल यूनिट बनाना है, ठीक है। और उस लॉजिकल यूनिट को अप एंड डाउन करना है। तो आप कहेंगे यार मेरी वो जो लॉजिकल यूनिट बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एचआरई की मैनेजमेंट के सिस्टम है, तो आप कहते हो यार मेरे एचआर मैनेजमेंट सिस्टम के ना 5 इंस्टांस बना दो, कुबरनेटिस को कहते हो। अब उसके नीचे जितने भी सर्वर बनाने थे, वो खुद से हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो आपको मैनेज करने की जरूरत है। तो अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन है जिसके अंदर 25-30 सर्वर्स इन्वॉल्व हैं, 25-30 कंटेनर्स ऑफ द 25-30 सर्वर इन्वॉल्व हैं, तो इवन देन कुबरनेटिस उसको बड़े इफेक्टिवली हैंडल कर लेगा। उसके बाद कुबरनेटिस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपने एक बार डॉकर पे उस चीज को डिप्लॉय कर दिया, उसके बाद आप विंडोज के सर्वर पे चला रहे हो, लिनक्स के सर्वर पे चला रहे हो, आपका डॉकर हर जगह चलेगा, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन आप डिपेंडेंट नहीं रहते, आपका सर्वर के ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म चल रहा हो, अगर आपने अपनी इम्प्लीमेंटेशन डॉकर बेस्ड की हुई है, तो वो एज इट इज चलेगी, आपको कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी कि यार अच्छा, अगर मैं जिस तरह आप लोगों को किसी बच्चों का वो नहीं चल रहा था लिनक्स के ऊपर, तो वो विंडोज वाले पे शिफ्ट हो गए, तो उनको अपने डॉकर के कोड में वो जो उन्होंने YAML फाइल्स बनाई थी, उसमें कोई चेंज नहीं करनी पड़ी, वो एज इट इज चलना शुरू होगी, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आपको ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिल जाता है। आप क्लाउड पे चला रहे हो, क्लाउड से आप ऑन प्रेमिसेस में आ जाएं, पहले आप ऑन प्रेमिसेस से, अब आप कहें मैंने क्लाउड पे जाना है, तो आपकी एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ आपने वेंडर चेंज करना है, या आपने गूगल क्लाउड से अब आपने अमेजन क्लाउड पे शिफ्ट करवा ली अपनी एप्लीकेशन का जो सेटअप है, या अमेजन से आप गूगल क्लाउड के ऊपर आ गए, तो डजेंट मैटर, आपको कोई चेंज नहीं करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपकी जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस हैं, डेवऑप्स हैं, माइक्रो सर्विसेज हैं, क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग है, ये सारी जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, ये कुबरनेटिस की वजह से बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुई हैं बेसिकली। अच्छा, ये आपके लिए बहुत सारे पावरफुल टूल्स लेके आता है, जिसकी मदद से आप अपने कंटेनर्स की इफेक्टिवनेस को कंट्रोल कर लेते हैं। अपनी जो क्लाउड रेडी एप्स होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने अपने पास टेस्टिंग की,
टेस्टिंग करने के बाद आपका चूंकि डॉकर का सिस्टम है, डॉकर बेस्ड सारा कुबरनेटिस चल रहा होता है, तो आप उसको फौरन से क्लाउड पे शिफ्ट करवाएं तो फौरन से शिफ्ट हो जाएगी, इंप्लीमेंट करवाएं फौरन से इंप्लीमेंट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोकल हाउस अपने कंप्यूटर पे डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट कर रहे हो और उसके बाद आपने गूगल क्लाउड पे इंप्लीमेंट करना हो, तो आपको सीमलेस इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी, उसके अंदर आपको कोई भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी उस तरह से, ठीक है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ स्पीड, स्केल वगैरह वगैरह ये आपको ऑफर कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा ये है कि ये आपकी ऑन प्रेमिसेस इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, पब्लिक क्लाउड की इंप्लीमेंटेशन को मैनेज कर सकता है, प्राइवेट क्लाउड की इंप्लीमेंटेशन को भी मैनेज कर सकता है, और इवन अगर आपकी हाइब्रिड डिप्लॉयमेंट्स हैं कि कुछ चीजें आपने क्लाउड पे रखी हुई हैं, कुछ सर्वर्स आपके ऑन प्रेमिसेस चल रहे हैं, तो उसको भी मैनेज कर लेगा ट्रांसपेरेंटली, ठीक। अच्छा, आपकी डेवलपमेंट तो आपने खुद ही करनी है, डिप्लॉयमेंट का और स्केलिंग का जो भी मैटर होता है कंटेनराइज्ड एप्स का, ये ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। आपने सिर्फ इसको थ्रेशोल्ड देने होते हैं कि जब भी, फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सर्वर 100 यूजर हैंडल कर सकता है, तो आप कहें कि यार जो ही मेरे यूजर 80 से एक्सीड करते हैं, तो आप ना मेरा इसको स्केल करके सेकंड वाला इसका खोल दो, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है ना वो सेकंड एक सर्वर चला दो। तो जब ऑटोमेटिकली 160 से ऊपर जाएंगे या 180 से ऊपर जाएंगे तो तीसरा सर्वर चला दो, 380 से ऊपर जाएंगे तो चौथा सर्वर चला दो। तो आपने एक बार इसको थ्रेशोल्ड बता दिया, उसके बाद जो ही आपका वो थ्रेशोल्ड अचीव होगा, ये ऑटोमेटिकली स्केलिंग शुरू कर देगा। और जिस वक्त आपके यूजर कम होना शुरू हो गए, तो उसी स्केल के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली सर्वर्स को, कंटेनर्स को ऑफ भी करता चला जाएगा। वही गूगल वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, तो ये काम अब ह्यूमन से निकल गया। आपने एक बार कोडिंग कर दी, कोड की फॉर्म में, यमल की फॉर्म में इनको बता दिया कि यार मेरे ये थ्रेश होल्ड है और इनको आपने ऐसे हैंडल करना है। उसके बाद फिर आपका वो जो कुबरनेटिस है वो खुद चलता रहेगा, पूरा साल चलता रहे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। वो एज पर दैट थ्रेश होल्ड, एज पर दैट कोडिंग, वो आपके कंटेनर्स को अप करता रहेगा और डाउन करता रहेगा, ठीक है। और उसकी वजह से आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल एंड यूजर को A1 किस्म की फील हो रही होगी। और आपके जो कॉस्ट आ रही है, गूगल तो चले खुद ही अपने सर्वर मैनेज कर रहा होता है, लेकिन अगर आपने किसी गूगल क्लाउड के ऊपर सर्वर खरीदा हुआ है तो आपने तो उसकी कॉस्ट पे करनी है। तो अगर आप दो मशीन गूगल क्लाउड पे चलाएंगे तो डबल कॉस्ट आपको चार्ज होगी, एक मशीन चला रहे होंगे तो सिंगल कॉस्ट चार्ज होगी। तो ऑटोमेटिकली आपका कुबरनेटिस पे जाने से ये बेनिफिट हो जाएगा कि जब आपकी एप्लीकेशन पे लोड नहीं है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली कुबरनेटिस पैसे बचाना शुरू कर देगा, बिकॉज एक्स्ट्रा कंटेनर, एक्स्ट्रा सर्वर बंद कर देगा, तो आपको चार्जिंग नहीं पड़ेगी। और जो ही आपके यूजर का लोड बढ़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली उनको अप कर देगा, जिसकी वजह से आपको चार्ज तो पड़ेगा, लेकिन वो आपके लिए फायदा मंद होगा, बिकॉज आपके यूजर आपके सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो जाहिर है आपको कुछ ना कुछ दे ही रहे होंगे पैसे वैसे, ठीक है, मतलब उसका आपको फायदा हो रहा होगा। तो उसकी वजह से आपकी जो क्लाउड बेस्ड इंप्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि यार मैं कितने सर्वर होस्ट करूं, बिकॉज गूगल क्लाउड ने मुझसे चलते हुए सर्वर के पैसे लेने हैं, ठीक है ना। तो कितने सर्वर मैं लगाऊं जो मेरे यूजर को भी इफेक्टिवली हैंडल कर लें और मुझे चार्जेस भी कम से कम पड़े। तो उस चीज को इसने, कुबरनेटिस ने ऑटोमेटिकली इस काबिल बना दिया आपके उसको हैंडल कर लें एज पर डिमांड। अच्छा, इसमें ये दो अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं। डॉकर जो है ना, कंटेनराइजेशन में उसका कोई मुकाबला नहीं, ऑल्दो वो टेक्नोलॉजीज उसी तरह से मिलती जुलती अवेलेबल हैं, लेकिन जो वर्ल्ड डोमिनेंट टेक्नोलॉजी है कंटेनराइजेशन के काम में वो डॉकर ही था। इसी तरह से क्यूबरनेटिस जो है ना, अनडिस्प्यूटेड स्टैंडर्ड है उसकी ऑर्केस्ट्रेशन में, उन कंटेनर्स की इंप्लीमेंटेशन में, उन कंटेनर्स की, मतलब डॉकर के हवाले से जो आप यूज करेंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उसकी मैनेजमेंट के लिए आपका क्यूबरनेटिस जो है ना वो वन एंड ओनली एक विनर है इस एरिया में, ठीक है। और बाकी भी बातें लिखी हुई है कि यार ये जो गूगल ने डेवलप किया था और ये मैनेज कर रहा होता है इस तरह की मतलब चीजों को, ठीक है। कुछ चीजें रिपीट भी हो जाती हैं, वो मैं इधर उधर से डाटा कलेक्ट कर रहा होता हूँ। अच्छा, और ये क्या क्या कर सकता है कि ये आप इसको चाहे तो फिक्स रिसोर्सेज भी यूटिलाइज करवा सकते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिक्स रिसोर्सेज इज वेरी मच सिमिलर टू जो हमारी पुरानी इंप्लीमेंटेशन थी कि आप कहें कि यार इस एप्लीकेशन के लिए मुझे 4 ही सर्वर आपने चला के देने हैं। असल इसका जो मजा आता है वो होता है ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट का एज पर थ्रेशोल्ड, कि जिसमें ये ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट कर देता है, रिप्लेस कर देता है और किल भी कर देता है कंटेनर्स को, अगर वो रिक्वायरमेंट ना हो या अगर वो रिस्पॉन्स ना दे रहे हो। देखिए दूसरा मसला कहाँ आता है, आपके सर्वर हैंग भी हो जाते हैं, आपके सर्वर पे अटैक भी आ सकता है, ठीक है ना, इस तरह के मसले भी हो सकते हैं जिसकी वजह से रिस्पॉन्स देना छोड़ दें।
तो ये जो ही देखता है ना कि यार कोई सर्वर इवन रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, कोई कंटेनर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो इसको किल करके नया एक्टिवेट कर देगा। इसने अपने थ्रेश को पूरा फुलफिल करते रहना है, सर्विसेज को पूरे टाइम अप रखना है। तो अगर आपके सिस्टम पे किसी ने अटैक किया और आपके उस सर्वर को उसने डाउन करवा दिया, किसी वाले से अवेलेबिलिटी को डिस्टर्ब करवा दिया, तो ये जब डिटेक्ट करेगा कि यार मॉनिटरिंग में कि यार ये सर्वर मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिकली उस सर्वर को किल करवा देगा और उसकी जगह एक नया सर्वर इनिशिएट कर देगा, नया कंटेनर एक्टिवेट कर देगा, और आपका सिस्टम का डाउन टाइम भी कम से कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसके काफी सारे बेनिफिट्स थे कुबरनेटिस के, और ये प्रोफेशनली इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब इसका एक पूरा आर्किटेक्चर है, इसके अंदर मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं जो कि इस जो कि मिलकर कुबरनेटिस का एक एक एप्लीकेशन या एक सिनेरियो, एक सारा वो बना रहे होते हैं। ठीक है, और इसको जो आजकल डील कर रही है वो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन, CNCF जो है, वो इसको अब इसकी डेवलपमेंट को कुबरनेटिस के इसके इन सारे एस्पेक्ट्स को डील करिए। पहले ये सारे का सारा गूगल के पास था, और उसने फिर आगे एक एक फाउंडेशन बना के उसको ये पूरे का पूरा सेटअप सौंप दिया। और अब गूगल अपने हिसाब से जो भी बना रहा होगा, हमें नहीं पता, इसी का कोई एडवांस वर्जन अपने पास यूज करे होंगे, लेकिन फिलहाल जो कुबरनेटिस है, इसको हैंडल जो है वो क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन मैनेज करे। ठीक है, ये इसका ना जनरल सा आर्किटेक्चर है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका ना एक तो यूजर इंटरफेस होता है, ठीक है, जिसके थ्रू आप कुबरनेटिस को मुख्तलिफ कमांड देते हो कि यार ये कंटेनर बना दो, ये थ्रेशोल्ड सेट कर दो, इस तरह से इसको चलाओ। और एक होता है क्यूब सीटीएल, इसका कंट्रोल का एक डेमन है, एक सर्वर है क्यूब सीटीएल के नाम से। ठीक है, ये दोनों आपके कुबरनेटिस के कंट्रोल प्लेन को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, और कंट्रोल प्लेन काम करता है बिल्कुल कुबरनेटिस के दिमाग की तरह। ठीक है, उसके बाद ये जो कंट्रोल प्लेन होता है ना, इसने मल्टीपल वर्कर्स नोड्स बनाई हुई होती है। ठीक है, वर्कर नोड आप ये समझ लो कि फिजिकल सर्वर होंगे, फिजिकल सर्वर जो हार्डवेयर सर्वर होता है वो होगा। ठीक, इस हार्डवेयर सर्वर के ऊपर क्या होगा कि आपके कुछ चीजें क्यूबलेट्स और फॉर एग्जाम्पल क्यूब की प्रॉक्सी इंप्लीमेंट हुई होगी, इसके ऊपर डॉकर इंप्लीमेंट हुआ होगा एक फिजिकल सर्वर के अंदर। ठीक है, ये जो वर्कर नोड 1 है ये भी एक फिजिकल हार्डवेयर सर्वर है, और वर्कर नोड 2 भी एक फिजिकल हार्डवेयर सर्वर है। और इस डॉकर के ऊपर आपके ना मुख्तलिफ पॉड्स बन जाएंगे। पॉड एक ग्रुप ऑफ एक सर्वर होगा जो किसी एप्लीकेशन को चाहिए होंगे। जैसे अगर आप लोगों का जो एप्लीकेशन है उसके पॉड के अंदर कितने कंटेनर आएंगे? दो, एक स्ट्रीमलेट वाला और एक फास्ट एपीआई वाला। ठीक है ना, तो आप उन दोनों स्ट्रीमलेट का और फास्ट एपीआई का एक पॉड बना दोगे। ठीक है, वो पॉड आपकी एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। वो पॉड जो है वो आपका डॉकर के ऊपर चल रहा होगा। तो जो ही आप अपना पॉड अप करोगे, आपके दो सर्वर अप हो जाएंगे, जिसमें से एक पे फ्रंट एंड चल रहा है, एक पे बैक एंड चल रहा है, वो स्ट्रीमलेट और फास्ट एपीआई, और उसके मुताबिक आपका काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह फिर दूसरी वर्किंग नोड होगी, वर्कर नोड होगी, तीसरी वर्कर नोड होगी। तो होगा ये कि जब इस वर्कर नोड 1 की कैपेसिटी पूरी होने शुरू होगी, तो ऑटोमेटिकली वो दूसरा हार्डवेयर सर्वर को अप कर देगा। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ सर्वर ट्रैवल हो जाएंगे। जब उसकी कैपेसिटी बढ़ना शुरू होगी तो तीसरा हार्डवेयर सर्वर अप हो जाएगा। जो ही लोड कम होगा, तो वो क्या करेगा कि वो एक इनमें से वर्कर नोड को बंद करेगा और उसके ऊपर जितनी मशीनें हैं उनको मूव कर देगा दूसरे किसी ये जो नोड है उसके ऊपर, ताकि आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो कम से कम जाया हो। ठीक है ना, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही कंट्रोल कर रहा होता है इस तरह से। अच्छा, ये जितनी भी चीजें हमने देखी हैं इसको हम वन बाय वन अभी देखेंगे कि पॉड क्या होते हैं, नोड क्या होती है। ठीक है ना, ये सारे जो एस्पेक्ट हैं, क्यूब की प्रॉक्सी क्या है, वो कैसे काम कर रही होती है, सर्विस क्या होती है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, अब ये ना, अब इसके आगे उसी वाली तस्वीर की डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि यार ये कम्प्लेक्स किस्म की टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर बड़े की टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट हैं जो कि मिलकर एक कंटेनर की लाइफ साइकिल को गवर्न करते हैं और कुबरनेटिस को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो चैलेंजेस हैं वो कंटेनर के प्रोडक्शन की डिप्लॉयमेंट में इसको मैनेज कर रहे होते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें मैं कुछ पहले आपको बता चुका हूँ, और कुछ आप इधर से दोबारा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये क्या क्या काम करके हमें दे रहा होता है कुबरनेटिस? सबसे पहले आपको जब भी नई ऐप डिप्लॉय करनी है तो उसमें आपको हेल्प आउट करता है। अगर आपकी कोई ऐप क्रैश हो गई है तो उसको रीस्टार्ट कर देता है। ठीक है, अगर आपका सिस्टम ओवरलोड हो रहा है तो उस आपकी ऐप की रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा अमंग मल्टीपल सर्वर्स, ताकि आपकी जो ऐप की परफॉर्मेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी डिमांड आएगी तो स्केल अप कर देगा, मल्टीपल नोड ऑफ योर कंटेनर चला देगा, और जो जो डिमांड कम होगी स्केल डाउन कर देगा, यानी कि आपके एक्स्ट्रा चले हुए कंटेनर्स को बंद करना शुरू कर देगा, ताकि आपकी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रही हो सारे के सारे उनको।
तो ये वही कंपोनेंट जरा ग्राफिकली एक्सप्लेन किए गए हैं, वो जो पहले आपको आर्किटेक्चर की फॉर्म में नजर आ रहे थे, ये आपको फंक्शनैलिटी की फॉर्म में नजर आ रहे हैं कि कौन सा वाला फंक्शन क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में क्या क्या एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा होता है। तो इनको बजाय हम ऐसे देखने के छोटे छोटे से फॉर्म में, हम इनको जरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है कंट्रोल प्लेन, जो कि बेसिकली कुबरनेटिस के दिमाग का काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके स्केजुलिंग, एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और ये सारी चीजें मैनेज होती हैं। इसकी अपनी एक एपीआई होती है जिसके थ्रू ये आपसे कमांड्स लेता है, उन कमांड्स के मुताबिक अपने आप को कॉन्फ़िगर करता है, और कॉन्फ़िगर करने के बाद नीचे जो हार्डवेयर चल रहा होता है उसको और उसके अंदर बने हुए डिफरेंट कंटेनर्स को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ठीक, सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में। तो ये मॉनिटर कर रहा होता है जितने भी कंटेनर्स चल रहे हैं उनको चलाना, उनकी लाइफ को मॉनिटर करना, उनकी हेल्थ को मॉनिटर करना कि यार उनकी परफॉर्मेंस ठीक आ रही है कि नहीं आ रही, और अगर परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही तो उसके लिए कोई ना कोई एक्शन लेना, ठीक है। और इसके अंदर फिर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर एक पहला होता है ईटीसीडी, ये इसका एक डेमन है, एक डेटा स्टोर है, ठीक है। ये कोर ओएस ने बनाया था और इसको बाद में रेड हैट ने ले लिया था, ठीक है। पहले कोर कोर ओएस ने बनाया था और बाद में उन्होंने इसको एक्वायर कर लिया था रेड हैट वालों ने, ठीक है। और एक ये की वैल्यू जो आपकी होती है ना, कि वो जो आपकी, जिस तरह आपने देखा होगा, एक की वैल्यू किस्म की डेटाबेसेस होती है जिसमें की होती है और आगे उसकी वैल्यू आ रही होती है। इसको जेसन फॉर्मेट में भी आपकी नॉर्मली की वैल्यू चल रही होती है, कि आप कहते हैं नेम कॉलन फैसल, तो ये की और वैल्यू होगी कि नेम के अगेंस्ट आपकी वैल्यू आ रही है फैसल, ठीक है ना। लेवल कॉलन इंस्ट्रक्टर, तो ये इसकी दूसरी फील्ड होगी कि इनका लेवल क्या इंस्ट्रक्टर का है, ठीक है ना। इसी तरह नीचे एज कॉलन एज आ गई 46, तो इस तरह से मामला चल रहा होता है, सही है। तो ये सारे मामला जो हैं ये बेसिकली ईटीसीडी के अंदर हैंडल हो रहे होते हैं। और ये जितने भी एप्लीकेशन की स्टेट्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं कि इसका कितना थ्रेश होल्ड है, क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें आपकी ईटीसीडी में स्टोर होती हैं। तो जो आप थ्रेश होल्ड के हवाले से, कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन देते हो कुबरनेटिस को अपनी ऐप के हवाले से, वो जाके कंट्रोल प्लेन ईटीसीडी में स्टोर करता है। और जब उससे वो कंटेनर चलाने होते हैं तो ईटीसीडी से वो डाटा उठा के उसके मुताबिक उसकी एग्जीक्यूशन अक्रॉस द डॉकर सिस्टम जो आपके पास इंप्लीमेंट हुआ है उसके ऊपर वो इंप्लीमेंट करवा देता है। इसके बाद इसका एक एपीआई सर्वर होता है जो कि बेसिकली आपकी कैपेबिलिटीज को रेस्टफुल इंटरफेस के थ्रू, जिस तरह फास्ट एपीआई के अंदर हमने कुछ फंक्शंस बनाए थे, उनको हम कॉल करते थे, वो एक्टिविटी कर देते थे, कि हम कहते थे व्यू करवाओ एम्प्लॉयज को, तो हमें वो एम्प्लॉयज की लिस्ट नजर आती थी। तो इसी तरह से जो इसकी आपस की कम्युनिकेशन होती है वो इसी तरह से एपीआई कॉल्स के थ्रू जाती है कि स्टार्ट कर दो ये कंटेनर, इसकी 2 कॉपियां बना दो, ठीक है, इसमें से एक कॉपी को डाउन कर दो, लोड कम हो गया है, ठीक है, मुझे बताओ कि इस कंटेनर का इस वक्त हेल्थ का स्टेटस क्या चल रहा है। तो ये सारी चीजें एपीआई कॉल के थ्रू हैंडल हो रही होती हैं। तो ये कंट्रोल प्लेन के अंदर एक एपीआई सर्वर की वो एक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट होती है जिसकी मुख्तलिफ तरह की एपीआई के एंड पॉइंट्स होते हैं। उन एपीआई के एंड पॉइंट्स के ऊपर कॉल जाती है तो उसके अगेंस्ट ये फंक्शन काम कर रहा होता है। मोहम्मद अली, अहमद अली है, मोहम्मद अली है, अब्दुल्ला, सॉरी, ठीक है। तुम्हारी शक्ल मुझे याद होगी या नाम भी याद हो जाएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तूबा का और इसका सीआर वाली का तो मुझे याद हो गया ना, नूरोलैन है ना, यही नाम है ना। अच्छा, स्केजुलर, यार मैंने कहा ना गपशप लगानी है तो बेटा बाहर चले जाओ घूम फिर के आ गए, उस पर तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, 2 अटेंडेंस भी तुम्हारी हो चुकी है, लेकिन यार इसका डिस्टर्बेंस पैदा करोगे वो भी आखिरी 5 मिनट में, जब मैं देख रहा होता हूँ कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है और इतनी स्लाइड्स रहती हैं, अभी 100-150 स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, तो मुझे बताओ कि फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, ठीक है। तो उसको क्यों करिए, वैसे मैं तरा कट रहा हूँ, इतनी नहीं है, थोड़ी है। अच्छा, स्केजुलर होता है, स्केजुलर क्या करता है कि वर्कलोड को, वर्कर नोड्स, अब हमने वहां देखी थी कि एक हमारी मास्टर नोड थी जिसके अंदर ये पूरा ब्रेन काम कर रहा था, और उसके नीचे मल्टीपल वर्कर नोड्स थी जो बेसिकली डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर सर्वर थे, ठीक है ना। तो ये जो स्केजुलर होता है ना, ये एक खास एस्पेक्ट्स के मुताबिक कैसे कैसे आपने ना, मतलब एंटिसिपेट कर रहा होता है कि मेरी क्या रिक्वायरमेंट जनरेट होने वाली है, उसके हिसाब से ये सिस्टम को स्केजुअल कर देता है कि ओके अगर थ्रेश होल्ड का लेवल यही रहा तो 5 मिनट के बाद आपने एक और हार्डवेयर सर्वर को अप कर देना है, ठीक है, ताकि उसके मुताबिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की पूरी हो जाए, और 5 मिनट के बाद अगर थ्रेश होल्ड में कमी नहीं आती यूजर के लोड की तो नया हार्डवेयर सर्वर एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह के सारे जो काम होते हैं स्केजुलर मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। जितनी रिसोर्स अवेलेबल है, जितने कंस्ट्रेंट हैं, जितने चेक लगे हुए हैं, जितने हमारे सर्विसेज के रूल हैं जो हमने सर्विसेज बनाई हुई है इसके ऊपर, उनको देखते हुए ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज को शेड्यूल करता है, एग्जीक्यूट करता है। वो देखता है कि यार लोड कम हो गया तो शेड्यूल कर देगा कि ठीक है लोड कम हो गया, तो 3 मिनट के बाद
आपने एक कंटेनर को डाउन कर देना, एक पॉड को डाउन कर देना है, अगर पहले से दो पॉड बनाए हुए हैं, तो क्या होगा कि 3 मिनट के बाद वो पॉड डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो उस पॉड के ऊपर जो एप्लीकेशन चल रही थी वो सारी की सारी डाउन हो जाएंगी, मतलब उसकी एक्स्ट्रा कॉपी बनी थी। अगर लोड बढ़ गया तो ये कह देगा कि 3 मिनट के बाद आपने इस वाली एप्लीकेशन का एक और पॉड अप कर देना है, तो 3 मिनट के बाद वो वाला पॉड अप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब जो ही ये पहले स्केड्यूल क्यों करता है, स्केड्यूल करने की वजह होती है, जब ये रिक्वायरमेंट जनरेट करता है ना, 3 मिनट के बाद ये पॉड अप करना है, तो अब वो जो एपीआई होती है ना, वो उसके अगेंस्ट देखती है कि यार इस पॉड को अप करने के लिए मेरे पास एग्जिस्टिंग हार्डवेयर में रिसोर्स अवेलेबल है कि नहीं। अगर तो रिसोर्स अवेलेबल है तो इट्स ओके, अगर रिसोर्स ही अवेलेबल नहीं है तो उसको पता चल जाता है कि यार ये तो जो मेरे ऑलरेडी हार्डवेयर सर्वर चल रहे हैं उनमें तो जगह ही नहीं बची हुई इस पॉड को रखने के लिए, तो अब मुझे एक नया हार्डवेयर सर्वर भी अप करना है। तो वो उन 3 मिनट में वो हार्डवेयर सर्वर अप हो जाएगा, और जब इस पॉड के एग्जीक्यूशन का टाइम आएगा तो उतनी देर में वो हार्डवेयर सर्वर अप हो चुका होगा, तो ये चीज वहां जाके डिप्लॉय होगी तो कोई मसला नहीं होगा। वरना 3 मिनट के बाद जब इसको डिप्लॉय करने लगते, स्केड्यूल रन रहा होता, वो जाके चेक करता कि यार आगे तो हार्डवेयर में जगह ही नहीं है, तो फिर वो टाइम मजीद जाया होता कि वो पहले हार्डवेयर सर्वर अप होता और देन फिर ये पॉड जाके वहां एग्जीक्यूट करता। तो स्केड्यूलर ये सारी ऑप्टिमाइजेशन कर रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है कंट्रोल प्लेन का आखिरी कंपोनेंट, वो है कंट्रोलर मैनेजर। और ये एक्चुअली पूरी डिजायर्ड स्टेट ऑफ एप्लीकेशन को रवां रखने का जिम्मेदार होता है। तो ये बेसिकली कंट्रोलर मैनेजर है जो कि एक्चुअली फंक्शन कर रहा होता है टेक्निकली ब्रेन या कमांडर ऑफ योर होल कुबरनेटिव। तो इसने बेस्ड अपॉन वो एपीआई से जो उसको डाटा मिल रहा है, जो ईटीसीडी से उसको डाटा मिला है कि इसके ये रूल्स हैं, और वो इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, और स्केजुलर ने उसको बता दिया कि एक्टिविटी होगी या नहीं होगी, तो उन सबको कंट्रोल करने वाला जो होता है वो होता है कंट्रोलर मैनेजर, जो कि बेसिकली जितने भी क्लस्टर के एस्पेक्ट्स हैं उनको मैनेज कर रहा होता है, उसके मुताबिक उससे मुख्तलिफ कंपोनेंट ऑफ दो सिस्टम से मुख्तलिफ तरह के काम करवा रहा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम अपना अभी का सेशन करते हैं स्टॉप।